नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो एईसी पेपर है जिसका नाम है एनवायरनमेंट पोल्यूशन लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 की शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही में हम बात करने वाले हैं 2025 में जो पेपर था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे बात करेंगे। और इसके अलावा कौन से जो क्वेश्चन है वो इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 26 अगस्त 2025 को हुआ था, बीए सेमेस्टर सेकंड का हुआ था। नॉन बीए वाला पेपर मुझे मिला नहीं, बाकी जो पेपर मिला उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बहुत आसान सा पेपर आया है। पहला क्वेश्चन था डिफाइन पोल्यूशन, प्रदूषण को परिभाषित करो। राइट द नेम ऑफ एनी 4 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के कोई 4 स्रोतों के नाम बताओ। नॉइज पोल्यूशन को डिफाइन करो। ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो बताओ। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडी एंड सीडब्ल्यूसी, क्या नाम है इनके। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट, मानव समुदाय और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है। और कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट यानी पर्यावरण आंदोलन के कारण क्या रहे हैं। फोना और फ्लोरा क्या है, इकोसिस्टम क्या है। ये सारे रहे थे फर्स्ट सेक्शन के यानी कि पार्ट ए के बनने वाले क्वेश्चन। और इसके अलावा जो पार्ट बी है यानी कि सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन भी यहाँ पर है। अब इस कंप्लीट वीडियो में और इस कंप्लीट पीडीएफ में आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या है। इसके अलावा ये है कि वन शॉट ऑलरेडी सेमेस्टर सेकंड की जो प्लेलिस्ट है उसमें अपलोडेड है। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लेके आओ। आप सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट पे जाओ, ऑलमोस्ट सारी क्लासेज अपलोडेड है। ऐसा कोई पेपर नहीं बचा हुआ है सेकंड सेमेस्टर का जो कि अपलोड नहीं है। तो कुछ बचे हुए हैं थोड़े बहुत, जैसे माइनर बचा हुआ है, कुछ मेजर पेपर बचे हुए हैं, वो हम अपलोड कर रहे हैं। बाकी जो पुराने वीडियो है वो आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि पहली बात सिलेबस तो चेंज हुआ ही नहीं है और उसमें कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। तो वन शॉट क्लास इस पेपर की ऑलरेडी अपलोडेड है और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोडेड है। तो सर जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोडेड है तो आप अब क्या कर रहे हो। अब हम पिछले पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और उस पेपर के पैटर्न के ऊपर बेस पे पैटर्न के ऊपर हम नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पुराने वाले वीडियो में नहीं मिलेंगे उन पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करो तो इन इमेज पे आप अगर टैप भी करोगे तो आप सीधा क्लास में रीडायरेक्ट हो जाओगे और पीडीएफ आपको मिलेगी वेबसाइट पे। और अगर आपने अभी तक लर्निंग हब स्मार्ट पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है तो वो आपको जरूर डाउनलोड करनी चाहिए। उसमें सारी क्लासेस के लिंक आपको मिल जाते हैं। इस पीडीएफ में भी आप इस इमेज पे टैप करते हो तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन था डिफाइन पोल्यूशन, प्रदूषण को परिभाषित करो। पोल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेज मेकिंग इट अनसेफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रदूषण वह अवांछित परिवर्तन है जो हानिकारक पदार्थों के कारण पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में उत्पन्न होकर जीवों के लिए उसे हानिकारक बना देता है। यानी जब हमारा पर्यावरण हमारे लिए या जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है, चाहे वो फिर फिजिकली तौर पे हो, केमिकली तौर पे हो या बायोलॉजिकल तौर पे हो, तो उस पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं, प्रदूषित पर्यावरण बोलते हैं। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो कि अनडिजायरेबल था, अवांछित था और उसका जीवों की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो उसे हम पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 4 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम लिखो। यानी कि कहाँ से वायु प्रदूषण होता है, तो व्हीकल एमिशंस यानी वाहनों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियल स्मोक औद्योगिक जो कल कारखाने हैं उनसे निकलने वाला धुआं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म के जलने से या ईंधनों के दहन से निकलने वाला धुआं, क्रॉप रेजिड्यू एंड गार्बेज बर्निंग, फसल के अवशेष और कचरा जलाना, जैसे हम पराली जो होती है वो जलाते हैं तो उससे जो कई सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में या सॉरी एनवायरनमेंट में मिल जाती है, वो सारे एयर पोल्यूशन के क्या बनते हैं, प्रमुख सोर्सेज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है यानी ध्वनि प्रदूषण क्या है। नॉइज पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड दैट डिस्टर्ब्स ह्यूमन लाइफ एंड एडवर्सली अफेक्ट्स हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। यानी ध्वनि प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें अत्यधिक या अवांछित ध्वनि मानव जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अब हम इस पेपर को क्यों पढ़ रहे हैं इसके पीछे कारण बताता हूँ। पेपर 2 तरीके का होता है, एक तो बीए के लिए और एक नॉन बीए कोर्सेज के लिए। अब क्योंकि सिलेबस आपका कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है तो क्वेश्चन कोई दूसरे नहीं बनने वाले हैं।
सिलेबस जब छोटा सा होता है तो क्वेश्चन घूम फिर के वही आएंगे। तो अभी ये क्वेश्चन ऐसा था, डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, आपसे ये पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज पोल्यूशन। आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, एग्जामिनर के पास पेपर आ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा उनके पास पीछे के पेपर यूनिवर्सिटी भेज रही है, सिर्फ सिलेबस आ रहा है और सिलेबस के बेस पे वो पेपर बना रहे हैं। तो ऐसा अभी तो कुछ है ही नहीं सीन कि ये सिलेबस में पूछ लिया गया है या नहीं पूछा गया है, तो पेपर वापस फ्रेश वैसे ही बन रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? Global warming is the gradual increase in the Earth's average temperature due to the excessive emission of greenhouse gases. ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक मात्रा के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वार्मिंग का मतलब क्या होता है? गर्म होना। और ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पे। वैश्विक स्तर पे गर्म होना तो मतलब पूरी धरती का ही एवरेज टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है, किस वजह से? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, तो हम इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। राइट दी फुल फॉर्म ऑफ सीबीडी एंड सीडब्ल्यूसी, यानी सीबीडी और सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसको कहीं कवर भी नहीं किया था, ये पेपर में पूछा गया था। देख लो इनको क्या है। सीबीडी का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का सम्मेलन, जिसे सीबीडी कहा गया। एंड सीडब्ल्यूसी इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि जो रामसर साइट है या रामसर जो सम्मेलन हुआ था उसको सीडब्ल्यूसी कहा गया, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां यानी कि जहाँ पानी है, जैसे हमारा जो भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क है वो रामसर साइट में आता है, उस हिसाब से इसका जो सम्मेलन हुआ था उसे सीडब्ल्यूसी कहा जाता है, या समझौता जो हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन एम ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट्स एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की, पक्षियों की, वनस्पतियों की और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना और जैव विविधताओं की क्या करना? जैव विविधता की रक्षा करना। ये इस एक्ट का क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था। नाम ही समझ में आ रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीव का क्या करना? संरक्षण करना या उसे बचाना। तो वन्य जीव में सिर्फ जीव नहीं आते, हमारे जो पक्षी है वो आते हैं, प्लांट आते हैं, उनके आवास आते हैं और पूरी बायोडाइवर्सिटी उसमें आती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। मानव समुदाय एवं पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है? ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज व्हाइल ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टली अफेक्ट एनवायरमेंटल क्वालिटी। मानव समुदाय प्राकृतिक संसाधनों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, जबकि मानव गतिविधियां पर्यावरण को सीधे तौर पे क्या करती है? प्रभावित करती है। दस बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की क्या है? निर्भर है परस्पर, यानी कि हम हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारी नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके लिए हम किस पे डिपेंडेंट है? एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। और हमारी जो डायरेक्ट एक्शंस है, वो जो हम कोई भी काम करते हैं वो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को क्या करता है? प्रभावित करता है। और एनवायरनमेंट में कुछ भी होता है वो हमें भी प्रभावित करता है, इसलिए मानव कम्युनिटी और एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे पर क्या है? म्यूचुअली डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। पर्यावरण आंदोलन के क्या कारण है? यानी कि जैसे हमने नाम सुना था चिपको आंदोलन, यानी कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था, जिसमें अमृताबाई के नेतृत्व में लगभग 360 प्लस बिश्नोइयों ने पेड़ों के साथ लिपट कर अपनी जान दे दी थी। तो ऐसा आंदोलन हुआ। तो ये क्यों होते हैं? कहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, कहीं साउथ में हुआ था, कहीं उत्तराखंड में हुआ था, टिहरी बांध आया था उसके लिए हुआ था। कई जगह ऐसे आंदोलन होते हैं, क्यों होते हैं? इनके पीछे क्या कारण है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि कोई भी ऐसा विकास वगैरह का काम होता है तो उससे आप जाहिर सी बात है पर्यावरण प्रदूषण होगा, वो कुछ जंगलों की कटाई वगैरह करेंगे, इसलिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए। डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई की वजह से ऐसा हुआ। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के नुकसान की वजह से ऐसा होता है। एंड एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जब प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन हो जाता है तब एनवायरमेंटल मूवमेंट होते हैं। ये सारे कारण हैं आंदोलन होने के। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन फोना एंड फ्लोरा। फोना और फ्लोरा को परिभाषित करो। फोना द एनिमल लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, यानी फोना किसी क्षेत्र में समस्त जो पशु पक्षी और वन्य जीव जंतु, अन्य जीव जंतु मिलते हैं उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? फोना कहा जाता है। एंड फ्लोरा दैट द प्लांट लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, जबकि किसी क्षेत्र में वनस्पतियां एवं जो पौधे की जो लाइफ होती है या जो भी वनस्पतियां और पौधे पाए जाते हैं उसे फ्लोरा कहा जाता है।
तो फोना मतलब जो जीवित है, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, और फ्लोरा मतलब आसपास की वनस्पतियाँ उस पर्टिकुलर रीजन की, उसे फोना और फ्लोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए। एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी तंत्र वह कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि इकोसिस्टम जैसे आस वो जो एक पर्टिकुलर रीजन जिसमें जितने भी जो क्रीचर्स होते हैं, जितने भी जो लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे से म्यूचुअली किस प्रकार डिपेंडेंट है, इन सबको कलेक्टिव तौर पे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ये था पेपर में आया हुआ पोर्शन। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो कि एग्जाम 2026 में आपके लिए रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज दी सोयल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण क्या है? जब हमारी मिट्टी में कुछ ऐसे कंटेमिनेशन मिल जाए, कुछ हार्मफुल केमिकल वगैरह मिल जाती है जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाए, तो उसे हम मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। Soil pollution is the contamination of soil by harmful chemicals, pesticides, industrial waste, and other pollutants which reduce soil fertility and affects living organisms. मृदा प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें हानिकारक रसायनों, कीटनाशकों, औद्योगिक अपशिष्ट एवं अन्य प्रदूषकों के कारण मिट्टी की गुणवत्ता व उर्वरता प्रभावित होती है, वो भी नकारात्मक तौर पे प्रभावित होती है। उसे हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, treatment and safe disposal of solid waste to protect public health and the environment। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ठोस कचरे के संग्रहण, यानी कि जो ठोस कचरा है उसका संग्रहण कैसे होगा, उसका पृथक्करण कैसे होगा, यानी कि अलग अलग उसमें से कांच अलग करना, उसमें से कागज अलग करना, उसमें बायोडिग्रेडेबल होने वाला आइटम अलग करना, गीला अलग करना, सूखा अलग करना, पुनर्चक्रण यानी कि उसकी रिसाइकलिंग करना, उपचार यानी कि उसको कैसे वापस काम में लिया जा सकता है या उसको किस तरीके से डिस्पोज करा जाए, और उसके सुरक्षित निस्तारण, और जब डिस्पोज कर रहे हैं तो वो एकदम सेफली हो, उसका कोई एनवायरनमेंट में नुकसान नहीं हो, आदि की वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण व जन स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। यानी कि ठोस कचरा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कचरे को संग्रहण से लेकर डिस्पोज करने तक की ऐसी प्रोसेस जिसमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ या यूँ कहे जो जन स्वास्थ्य हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट लाए बिना उसके क्या करना? डिस्पोज करना, ये ठोस कचरा प्रबंधन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियर हैजर्ड्स। परमाणु खतरे क्या है? न्यूक्लियर हैजर्ड्स आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स caused by radioactive substances released from nuclear plants, radioactive waste, or nuclear accidents which seriously affect human health and the environment। परमाणु खतरे वे हानिकारक प्रभाव है जो कि परमाणु संयंत्रों से या रेडियोधर्मी अपशिष्ट से या परमाणु दुर्घटनाओं से निकलने वाले विकिरणों के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पे पड़ते हैं, उसे न्यूक्लियर हैजर्ड्स या परमाणु खतरे कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे प्लांट है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, बाय द वे उनमें से कोई इस तरीके की चीज़ लीक हो जाए, कोई गैस वगैरह लीक हो जाए जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हुई हो, साथ में मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान हो, उसे न्यूक्लियर हैजर्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि परमाणु खतरा, यानी कि जैसे फुकुशिमा में हुआ था, लगभग 2011 के आसपास की बात है, जापान में। वहाँ के जो ये न्यूक्लियर प्लांट थे, इनमें एक लीक हो गया था, गैस लीक हो गया था, प्लांट फट गए थे ये मान लो। उससे जो आसपास के एरिया में जो प्रॉब्लम हुई, जो रेडियो एक्टिविटी बढ़ी, उसे न्यूक्लियर हैजर्ड्स ही कहा जाता है, परमाणु खतरा ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत का क्षरण क्या है? यानी हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ की एक लेयर है इस अर्थ के चारों तरफ, जो कि हमारी सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको फिल्टर करने का काम करती है, और नीचे उस तरीके की रेज को आने से रोकती है, जो कि रेज हमारी स्किन के कैंसर का क्या बनती है? कारण बनती है। तो ये एक गैस की परत है। क्या है? गैस की परत है जिसमें ओजोन गैस है, यानी O3 जिसको हम बोलते हैं। अब इस गैस का पतला होना या इस गैस का टूटना या इस लेयर का बिखर जाना या इस लेयर में छेद होना ओजोन लेयर डिप्लेशन कहा जाता है। Ozone layer depletion is the gradual thinning of the ozone layer due to ozone depleting substances such as chlorofluorocarbons, allowing harmful ultraviolet rays to reach the earth। ओजोन परत का क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे
ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण ओजोन परत पतली हो जाती है, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। उसे ओजोन परत का क्षरण या डिप्लेशन कहा जाता है। अब जो सीएफसी जो कार्बन होता है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इनमें यूज होता है, ये अपने रेफ्रिजरेटर में और अपनी एसी में, यानी कि जो ठंडी करने वाली चीज़ें हैं उनमें सीएफसी जो कार्बन है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको यूज किया जाता है। और इस यही जो मेन सब्सटेंसेस यही है जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन का मेन कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड रेन? अम्लीय वर्षा क्या है? एसिड रेन इज रेनफॉल कंटेनिंग excessive sulfuric and nitric acids formed due to सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा पानी में घुलकर जमीन पे आती है, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। यानी कि बरसात के पानी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर बारिश होना क्या होता है, अम्लीय वर्षा कही जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल की उसमें क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अडोप्टेड इन 1987 ड्यू टू 1987 टू फेज आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज एंड प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना है। यानी कि ये जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान देते हुए 1987 में एक समझौता होता है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसमें ये इस बात पे एग्रीमेंट हुआ था कि हम ये जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करने वाले जो सब्सटेंसेज है, जो तत्व है, उनको क्या करें, समाप्त करें, ताकि हम ओजोन परत की रक्षा कर सके। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आप ये कहोगे ओजोन लेयर के डिप्लेशन से रिलेटेड है, यानी उसको डिप्लेट होने से रोकने के से रिलेटेड एक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एक साल में अ, कितनी ग्रीन हाउस गैस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये कोई रिलीज कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। एक साल में एक व्यक्ति या संगठन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ी जा रही है, उससे हम उसका कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। A carbon footprint is the total amount of greenhouse gases, especially carbon dioxide, released directly or indirectly by an individual, organization or activity. कार्बन फुटप्रिंट से आशय किसी व्यक्ति, संगठन या गतिविधि द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा से है। यानी कि हम एक साल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसे हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन क्या है? यानी कि कोई भूकंप वगैरह आता है, या फिर कोई सुनामी आती है, कोई भी चक्रवात आता है, यानी कि जो नेचुरल कैलेमिटी है, या फिर जो मैन मेड डिजास्टर है वो आती है, तो वो आती है तो आएगी, लेकिन उसके लॉस को हम मिनिमाइज कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट इज द प्लान्ड प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग, प्रिपेयरिंग और रेस्पॉन्डिंग टू and recovering from natural or human-made disasters to minimize loss of life and property। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं की रोकथाम करने, तैयारी हेतु या राहत हेतु और उसके आने के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य जन धन की हानि को कम से कम करना है। यानी कि कोई भूकंप आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आ गया तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम पहले से तैयारी कर सकते हैं कि यदि भूकंप यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, तो जैसे जापान में आते हैं तो उन्होंने प्लास्टिक के मकान बनाने स्टार्ट कर दिए, लकड़ी को ज़्यादा यूज में लेना स्टार्ट हो गया, या इस तरीके के मटेरियल को यूज में लेना स्टार्ट कर दिया जिनसे नुकसान कम से कम हो, उसे क्या बोला जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, वो आर दी बिश्नोई बिश्नोईज ऑफ राजस्थान? कौन नहीं जानता बिश्नोई ऑफ राजस्थान को? यानी कि राजस्थान के बिश्नोई कौन है? राजस्थान की वो वन्य जीव रक्षा करने वाला समुदाय जिन्होंने पेड़ों के लिए अपने बलिदान को हंसते हंसते दिया था। द बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स डेडिकेशन टू प्रोटेक्टिंग ट्रीज, वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरमेंट। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय वृक्षों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी समर्पित भावना के लिए प्रसिद्ध है। Their principles emphasize conservation of nature and biodiversity।
उनके सिद्धांत प्रकृति एवं जैव विविधता के संरक्षण पे आधारित है। मेरा यहाँ पे आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि जो विश्नोई है, इनको विश्नोई क्यों कहा जाता है? पहली बात कमेंट करके बताइए। दूसरी चीज़, इनके गुरु कौन थे, यानी कि ये किनको फॉलो करते हैं? तीसरी चीज़, जो चिपको आंदोलन हुआ था, उसको लीड किसने किया? और अगर आप चौथा बता सको तो आप ये भी बता सकते हो कि चिपको आंदोलन किस गाँव में हुआ था? अगर आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, दैट मीन्स आप एनवायरनमेंट स्टडीज में वाकई में ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 से, व्हाट इज ए पॉन्ड इकोसिस्टम? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? A pond ecosystem is a freshwater ecosystem in which living organisms interact with each other and with their physical environment, maintaining ecological balance. तालाब पारिस्थितिकी तंत्र एक मीठे जल का पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हुए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। कौन सा? पॉन्ड इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स इंपॉर्टेंट? सामान्य पौधों का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? द स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्लिनिकल वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट कंजर्वेशन। सामान्य पौधों का अध्ययन जैव विविधता के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, औषधीय महत्व के लिए और पौधों के संरक्षण के महत्व को समझने के लिए सहायता करता है। यानी कि जो कॉमन प्लांट्स का है उसकी स्टडी क्यों की जाए? इसलिए की जाए ताकि हम जैव विविधता को समझ पाए, इकोलॉजिकल बैलेंस कर पाए, उसमें क्या मेडिकल प्रॉपर्टीज है उसको समझ पाए, और हम ओवरऑल प्लांट का कंजर्वेशन कर पाए। इन सब के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल फील्ड वर्क? पर्यावरणीय क्षेत्रीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल फील्ड वर्क इज टू ऑब्जर्व एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, स्टडी इकोसिस्टम्स एंड डेवलप प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरणीय क्षेत्रीय अध्ययन का उद्देश्य पर्यावरणीय संसाधनों का अवलोकन करना, प्रदूषण संबंधी समस्याओं की पहचान करना, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना और साथ ही में पर्यावरण संरक्षण के प्रति व्यवहारिक ज्ञान विकसित करने में क्या करता है? मदद करता है। इसलिए एनवायरमेंटल फील्ड जो सर्वे होते हैं या अध्ययन होते हैं, वर्क होते हैं, वो किए जाते हैं। तो ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पार्ट बी में मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन ही दिया है। अब मैं सारा पेपर पढ़ के सुनाऊंगा तो बेवजह ही आपका टाइम भी इसमें जाया ही होगा। तो टाइम हमें जाया नहीं करना है, एग्जाम का टाइम है। क्वेश्चन मैंने बाइलिंगुअल रखे हैं, आंसर मैंने बाइलिंगुअल रखे हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। सेमेस्टर सेकेंड की प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ स्टूडेंट्स की जो सेमेस्टर सेकेंड की प्लेलिस्ट है उसमें जो भी वीडियोज अपलोडेड है वो सारे आपके काम के हैं। तो आप सारे वीडियो को आराम से उसमें देख सकते हो, सारे आपके काम के हैं। और इसके अलावा वही चीज़ है कि लर्निंग हम जो स्मार्ट पीडीएफ है, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारी क्लासेज आप एक क्लिक में एक्सेस कर सकते हो। और ये स्पेशली डिज़ाइन है पीडीएसयू स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि आपके लिए डिज़ाइन है। और इसमें नोट्स स्मार्ट जो वन शॉट क्लासेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आपके वन टैप ओके होने वाले हैं। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस इमेज पे भी क्लिक करोगे तो आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। और यदि आप वेबसाइट पे जाते हो तो लर्निंग हब और स्मार्ट पीडीएफ के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकोगे। और यही है हमारी तरफ से, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर करो, बहुत अच्छे से आप एग्जाम देख के आओ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। और हाँ, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब डेफिनेटली करके जाइए और क्लास को हाइप करना मत भूलिएगा। हाइप करने से ये क्लास वहाँ तक पहुँचती है जो और बच्चे यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो चलिए लेते हैं विदा इस क्लास में, और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी आपके बेहतरीन क्लास में। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।